morning everyone. Up to now what we discussed? We are discussing about the DNA, that is the polynucleotide chain. Understood? हमने अभी तक क्या डिस्कस किया? हम अभी क्या डिस्कस कर रहे थे? हम डिस्कस कर रहे थे डीएनए के बारे में, उसमें पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे। और तो हमें डिस्कशन कहाँ पहुंची थी? फ्रांसिस क्रिक के सेंट्रल डॉगमा थ्योरी तक हमने स्टडी किया था। अंडरस्टूड राइट नाउ? सो वी आर गोइंग टू मूव फॉरवर्ड। अब हम कहाँ उसके आगे देखेंगे कि आगे की कहानी क्या बताती है। अंडरस्टूड हियर? अभी तक हमने जितना पढ़ा वो सब तो ठीक था। अब हम क्या पढ़ेंगे वो आपको जानना पड़ेगा। व्हाट वी आर नाउ गोइंग टू स्टडी? वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द पैकिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स। कि जो डीएनए का हेलिक्स होता है वो डीएनए कहाँ पाया जाएगा? न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस में वो जो डीएनए इतना बड़ा हो सकता है, वो इतना ढेर सारे बेस पेयर्स होते हैं, वो डीएनए में न्यूक्लियस के अंदर कैसे पैक होते हैं, किस फॉर्म में रहते हैं, हम उसमें बारे में जानेंगे। क्या है? टेकन द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्स्टिट्यूटिव बेस पेयर्स। अगर हम बात करें कि दो कॉन्स्टिट्यूटिव बेस पेयर के बीच में कितना डिस्टेंस होता है? 0.34 नैनोमीटर। ये डिस्टेंस होता है ना दो बेस पेयर के बीच में। और क्या है? If the length of DNA double helix is a typical mammalian cell is calculated। और फिर क्या बता रहा है कि अगर हमें किसी भी टिपिकल मैमेलियन सेल का मीन्स अगर कोई मैमेलियन सेल का एग्जांपल ले लीजिए, अगर उसके डीएनए को हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है, कि इसका जो डबल हेलिक्स डीएनए स्ट्रक्चर है उसका कितना लंबा है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसके लिए एक फॉर्मूला है, लेंथ ऑफ डीएनए इज इक्वल टू, कैसे हमें पता कर सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ मल्टीप्लाइंग द टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर्स। क्या करना है? टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर्स किससे मल्टीप्लाई करना है? इनटू किससे मल्टीप्लाई करेंगे? बाय द डिस्टेंस बिटवीन द टू कॉन्स्टिट्यूटिव बेस पेयर्स। डिस्टेंस बिटवीन टू बेस पेयर्स, कॉन्स्टिट्यूटिव बेस पेयर। अगर हमें किसी भी सेल का डीएनए की लेंथ पता करनी है तो हम कैसे पता कर सकते हैं? एक फॉर्मूला से। क्या है फॉर्मूला? जिसका क्या है? लेंथ ऑफ डीएनए इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर, मींस उस डीएनए में कितने बेस पेयर्स मौजूद हैं, मल्टीप्लाइड बाय द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्स्टिट्यूटिव बेस पेयर। और उन दोनों उसमें जो बेस पेयर्स हैं, उसमें जो लगातार दो बेस पेयर्स होते हैं उनके बीच में कितना डिस्टेंस है, उसके बेसिस पे अगर ये दोनों चीज़ें हमें पता है तो हम बहुत ही आसानी से किसी भी डीएनए का लेंथ पता कर सकते हैं। अंडरस्टूड? इट कम्स टू बी अप्रोक्सीमेटली 2.2 मीटर। अगर यही बता रहा कि अगर हम यहाँ डीएनए ऑफ मैमेलियन सेल की बात करें तो उसका क्या आता है? वो 2.2 मीटर लंबा होता है। कितना? 2.2 मीटर। बाप रे बाप, इतना बड़ा होता है। द लेंथ दैट इज फार ग्रेटर फ्रॉम द डायमेंशन ऑफ ए टिपिकल न्यूक्लियस। ये क्या हुआ? डीएनए का कितना हुआ? जो डीएनए की लेंथ 2.2 मीटर होगी। और न्यूक्लियस की लेंथ कितनी होती है? वो अप्रोक्सीमेटली बहुत उड़ती कितनी होती है? 10⁻⁻⁶ नैनोमीटर होती है। कितनी छोटी है। अब सोचो इतने छोटे से न्यूक्लियस में इतना बड़ा डीएनए कैसे फिट होता होगा भाई? हमें वही पढ़ना है किसमें? अपने इस टॉपिक में, पैकिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स। की डीएनए एक हेलिक्स, जो डीएनए हेलिक्स होता है वो किस फॉर्म में पैक होता है। सो स्टडिंग in prokaryotes such as E. coli, though they do not have a defined nucleus, the DNA is not scattered throughout the cell। वहीं अगर हम प्रोकैरियोट्स की बात करें, उनमें क्या होता है? उनमें डीएनए कोई स्पेसिफिक न्यूक्लियस तो होता नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं होता कि अगर न्यूक्लियस नहीं है तो उनमें जो डीएनए वो इधर उधर पूरे सेल में फैला होगा। बिल्कुल नहीं। डीएनए इज नॉट स्कैटर्ड थ्रू आउट द सेल। डीएनए बीइंग नेगेटिवली चार्ज। देखिए हमें एक और बात पता चल गई कि डीएनए क्या है? डीएनए नेगेटिवली चार्ज है। ये सब छोटी छोटी पॉइंट्स हैं, आपको जरूर मेंशन करनी चाहिए, जरूर याद रखना चाहिए। डीएनए क्या है? नेगेटिवली चार्ज इन रीजन टर्म्ड एज न्यूक्लियोटाइड। और जो डीएनए होता है जहाँ पे वो नेगेटिवली चार्ज होता है वो एक रीजन में होता है, उस रीजन को हम क्या कहते हैं? वो न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोइड के नाम से जानते हैं, सॉरी न्यूक्लियोइड। एंड डीएनए न्यूक्लियोइड इज ऑर्गेनाइज्ड इन लार्ज ग्रुप्स हेल्ड बाय प्रोटीन्स। और फिर क्या होता है? जो डीएनए होता है उन न्यूक्लियोइड में बहुत ही बड़े बड़े लूप्स के फॉर्म में होता है, जो इसके द्वारा वो प्रोटीन हेल्ड बाय प्रोटीन से बने हुए लूप्स फॉर्म में होता है। ठीक है। इन यूकैरियोट्स दिस ऑर्गेनाइजेशन इज मच मोर कॉम्प्लेक्स। ये थी बात प्रोकैरियोट्स की।
लेकिन अगर यूकैरियोट्स की बात करें तो उसमें जो ये ऑर्गेनाइजेशन है डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर डीएनए का, ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, बहुत कॉम्प्लेक्सिटी है उसमें। देयर इज अ सेट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज बेसिक प्रोटीन्स कॉल्ड हिस्टोन्स। उसमें क्या होते हैं, उसमें एक सेट होता है पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन का, एक सेट पाया जाता है इसमें प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स में, जिन्हें हम हिस्टोन के नाम से जानते हैं, हिस्टोन ऑप्टिमर हिस्टोन के नाम से जानते हैं। ए प्रोटीन एक्वायर्स चार्ज डिपेंडिंग अपॉन द अबंडेंस ऑफ एमिनो एसिड। लेकिन आपको समझना चाहिए ना कि आखिर डीएनए नेगेटिवली चार्ज हो गया, प्रोटीन पॉजिटिवली चार्ज हो गया, आखिर प्रोटीन पे चार्ज आया कहाँ से? प्रोटीन चार्ज कहाँ से पाता है? abundance of amino acid depending residue with charge side chain। उस डीएनए मतलब प्रोटीन का चार्ज कैसे है, क्या है, कैसे पता चलेगा कि उसमें कितने अधिक मात्रा में न्यूक्लिक एसिड पाए जाते हैं, सॉरी एमिनो एसिड्स पाए जाते हैं, और वो किस चार्ज साइड चेन से जुड़े हुए हैं। ठीक है, हिस्टोन्स आर रिच इन बेसिक एमिनो एसिड्स रेसिड्यूज लाइसिन एंड एर्जिनिन। जो ये हिस्टोन्स होते हैं ये प्रोटीन होते हैं, इनके पास बेसिक एमिनो एसिड्स पाई जाती हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इनके पास कौन सी एमिनो एसिड पाई जाती है? बेसिक एमिनो एसिड्स पाई जाती हैं। कौन कौन सी बेसिक एमिनो एसिड्स पाई जाती हैं? कौन कौन सी? लाइसिन और एर्जिनिन। बोथ द एमिनो एसिड रेसिड्यू कैरी पॉजिटिव चार्ज इन देयर साइड चेन। और ये दोनों ही एमिनो एसिड की चेन, इनकी जो चेन होती है, ये दोनों ही एमिनो एसिड मींस कौन कौन से? लाइसिन और एर्जिनिन, इन दोनों के साइड चेन में पॉजिटिव चार्ज लगे हुए होते हैं। हिस्टोन्स आर ऑर्गेनाइज्ड टू फॉर्म ए यूनिट ऑफ 8 मॉलिक्यूल कॉल्ड हिस्टोन ऑप्टिमर। और जब ये हिस्टोन्स 8 हिस्टोन्स मिलके एक हिस्टोन ऑप्टिमर का फॉर्मेशन कर लेते हैं। ठीक है, एक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं जिसे हम हिस्टोन ऑप्टिमर के नाम से जानते हैं। द नेगेटिवली चार्ज डीएनए इज रैप्ड अराउंड द पॉजिटिवली चार्ज हिस्टोन ऑप्टिमर। और जो निगेटिवली चार्ज डीएनए होता है, ये देख सकते हो ना, इस पॉजिटिवली चार्ज ऑप्टिमर के ऊपर ऐसे सांप की तरह कुंडली मार के बैठा रहता है। देख रहे हो ना कैसे घूम घूम के उसके ऊपर लपेट लपेट के पड़ा हुआ है। क्या है? ये जो ऑप्टिमर है और ये डीएनए है। ऑप्टिमर के ऊपर हिस्टोन डीएनए कैसे है? उसके ऊपर रैप्ड अराउंड पॉजिटिवली चार्ज हिस्टोन ऑप्टिमर कॉल्ड द न्यूक्लियो हिस्टोन ऑप्टिमर के ऊपर वो रैप रहता है, मीन्स पड़ा हुआ रहता है। और जो स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है, मीन्स ये जो कंप्लीट स्ट्रक्चर जो डीएनए और हिस्टोन ऑप्टिमर के साथ होता है, उसे हम न्यूक्लियोसोम के नाम से जानते हैं। अंडरस्टूड दिस व्हाट इज न्यूक्लियोसोम? डीएनए में अगर न्यूक्लियोसोम पूछ लिया तो आप बता सकते हो ना कि द रैप्ड स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए ऑन द हिस्टोन ऑप्टिमर, द टुगेदर स्ट्रक्चर फॉर्म्ड इज नोन एज न्यूक्लियस, न्यूक्लियोसोम। A typical nucleosome contains 200 base pair of DNA helix। अगर एक नॉर्मल टिपिकल न्यूक्लियोसोम की बात करें तो एक न्यूक्लियोसोम के पास 200 बेस पेयर होते हैं। एक हेलिक्स के 200 बेस पेयर एक ही न्यूक्लियोसोम पे प्रेजेंट होते हैं। न्यूक्लियोसोम कॉन्स्टिट्यूट द रिपीटिंग यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस कॉल्ड क्रोमैटिन। और फिर यही न्यूक्लियोसोम क्या करते हैं? एक न्यूक्लियोसोम न्यूक्लियस में एक रिपीटिंग स्ट्रक्चर मीन्स एक ही से स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन कर लेते हैं, उन्हें हम क्रोमैटिन के नाम से जानते हैं। और क्रोमैटिन कैसे होते हैं? वो थ्रेड लाइक स्ट्रेंड बॉडीज होते हैं, मीन्स थ्रेड लाइक धागे के जैसे होते हैं। कलर्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं बॉडीज सीन इन द न्यूक्लियस। कैसे दिखते हैं? वो थ्रेड की तरह पतले पतले कलर्ड स्ट्रक्चर न्यूक्लियस में दिखाई पड़ते हैं, इसे हम क्रोमैटिन के नाम से जानते हैं। द न्यूक्लियोसोम्स इन क्रोमैटिन आर सीन एज बीड्स ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर व्हेन viewed under इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। और उन्हीं न्यूक्लियोसोम को जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखा गया तो कैसा नजर आया? जब उसी पूरे स्ट्रक्चर को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखा गया तो आपने माला देखा है, मोतियों की माला। मोतियों की माला कैसे मोतियां ऐसे पूरे माले में लगी होती हैं, तो उसी तरह क्रोमैटिन भी, क्रोमैटिन को जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखा गया तो उसमें भी क्या देखने को मिला कि जो न्यूक्लियोसोम है वो पूरे क्रोमैटिन पे एक जैसे लग रहा है कि माला का फॉर्मेशन कर रहे हैं। बीड्स ऑन स्ट्रिंग मींस ऐसे जो स्ट्रिंग पे जो मोती होते हैं, गुत्थे रहते हैं ना, उसी तरह के दिखाई पड़ रहे थे। द बीड ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर इन क्रोमैटिन is packed to form a chromatin fiber, thus are further coiled and contained at metaphase stage of cell division to form chromosome। और फिर यही जो स्ट्रक्चर दिखता है, जो बीड ऑन स्ट्रिंग का स्ट्रक्चर हमें क्रोमैटिन का दिखता है, जब वो
और भी ज़्यादा पैक हो जाते हैं, वो क्रोमेटिन फाइबर के फॉर्म में जब पहुँचते हैं तो और भी ज़्यादा पैक हो जाते हैं, और भी ज़्यादा कंडेंस हो जाते हैं, और ज़्यादा कॉइलिंग उसमें नज़र आने लगती है, ठीक है। और जब वो मेटाफेज स्टेज पर आते हैं, जब सेल डिवीजन के मेटाफेज स्टेज को पहुँचते हैं तो वो किस में बदल जाते हैं, वो क्रोमोसोम्स का फॉर्मेशन कर लेते हैं, ठीक है। समझ में आया? क्रोमोसोम किससे बनता है? क्रोमेटिन से। क्रोमेटिन किससे बना हुआ होता है? न्यूक्लियोसोम से। मस्ट माइंड इट, बहुत ध्यान से देखिएगा, ठीक है। द पैकिंग ऑफ क्रोमेटिन एट हायर लेवल रिक्वायर्स एडिशनल सेट ऑफ प्रोटीन दैट कलेक्टिवली आर रिफर्ड टू एज नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन। और फिर उन्हीं क्रोमेटिन्स का और भी ऊंचे लेवल पे पैकिंग, मतलब क्या होता है, पहले छोटे छोटे पैक्स बनेंगे, पैक्स मतलब न्यूक्लियोसोम क्रोमेटिन का फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है, छोटे छोटे क्रोमेटिन्स बनेंगे। लेकिन जब बड़े बड़े क्रोमेटिन्स बनने होंगे, जब बड़े बड़े क्रोमेटिन्स को पैक करना होगा और एडिशनल उसमें होगा, तो उसके लिए और एडिशनल सेट ऑफ प्रोटीन चाहिए होता है, और भी ज़्यादा प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट होती है। और उन सभी प्रोटीन्स को एक साथ किस नाम से जाना जाता है? नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन के नाम से जाना जाता है। व्हाट इज दिस? NHC, नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स के नाम से उन्हें हम जानते हैं। और उसी तरह अगर एक टिपिकल न्यूक्लियस की बात करें, अगर हम एक न्यूक्लियस को देखें तो हमें एक न्यूक्लियस में क्या दिखाई पड़ेगा? सम रीजन ऑफ क्रोमेटिन आर लूजली पैक्ड। हमें क्रोमोसोम में कुछ रीजन दिखाई पड़ेगा क्रोमेटिन का जो बहुत लूजली पैक होगा, मतलब जो स्टेन लाइट, जो हल्के कलर को स्टेन करेगा, हल्का कलर शो करेगा, उस स्ट्रक्चर को हम यूक्रोमेटिन के नाम से जानते हैं। और वहीं जो दूसरा स्ट्रक्चर होगा उसके अलावा जो डेंस कलर को शो करेगा, डेंसली पैक रहेगा, कॉन्डेंस पैकिंग रहेगी उसमें, उस स्ट्रक्चर को हम हेट्रोक्रोमेटिन के नाम से जानते हैं। और इसीलिए ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव क्रोमेटिन किसको, इसीलिए जो यूक्रोमेटिन होता है उसे ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव क्रोमेटिन माना जाता है, और जो हेट्रोक्रोमेटिन होता है उसे हम इनएक्टिव क्रोमेटिन के नाम से जानते हैं, ठीक है। यहाँ तो हमने जो डीएनए का, ठीक है, डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा होगा, वो कैसे न्यूक्लियस में पैक रहता है, किस फॉर्म में रहता है, उसके साथ न्यूक्लियोसोम के बारे में हमने स्टडी कर लिया, ठीक है। लेकिन अगर डीएनए के बारे में हमने पढ़ लिया, ठीक है, इतना तो समझ में आता है कि हाँ डीएनए ऐसा होता है, ऐसा होता है, उसके बाद न्यूक्लियोटाइड चेन के बारे में भी आज हमने जान लिया। लेकिन द सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल, आखिर ये जो खोज हुई कैसे डीएनए की, अब हम इसके बारे में जानेंगे। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज द सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल। So we are now going to start our new topic, search for the genetic material. क्या है? Even though the discovery of nuclein by mixture, means जो mixture ने nuclein की discovery कर दी, means DNA की discovery कर दी, and the proposition of principles of inheritance by Mendel for almost at the same time. और जो मेंडल ने इनहेरिटेंस में प्रोपोजिशंस की बात की, ये दोनों प्रोसेस लगभग एक ही साथ हुए थे, एक ही समय पे हो रहे थे, बट that the DNA act as genetic material too long to be discovered and proven। लेकिन DNA को एक जेनेटिक मटेरियल के रूप में प्रूफ करना, मतलब साबित करना, और उसको एक्सेप्ट करना, मानना और उसको डिस्कवर करना, इसमें बहुत लंबा टाइम लग गया। By 1926 the quest to determine the mechanism for genetic inheritance had reached the molecular level। और फिर 1926 में क्या हुआ कि सब कुछ करके हार गए, तो अब उन्होंने क्या किया कि अब हम डीएनए की खोज उसके मॉलिक्यूलर लेवल से शुरू करते हैं कि आखिर डीएनए किन किन मॉलिक्यूल से मिलके बना है, ठीक है। फिर क्या हुआ? प्रीवियस डिस्कवरीज बाय जॉर्ज मेंडल, वॉल्टर सटन, थॉमस हंट मॉर्गन एंड न्यूमरस अदर साइंटिस्ट हैड नैरोड द सर्च टू द क्रोमोसोम लोकेटेड इन द न्यूक्लियस ऑफ द मोस्ट ऑफ द सेल। फिर उन्होंने क्या किया, साइंटिस्ट ने, जो प्रीवियस साइंटिस्ट जैसे जॉर्ज मेंडल ने या वॉल्टर सटन ने, थॉमस हंट मॉर्गन ने और जो बावरी साइंटिस्ट ने, इन सब की जो डिस्कशंस थे उस पर ध्यान देने शुरू किया, उसको फिर से पढ़ना चालू किया, उनको फिर पे ऑब्जर्व किया, और फिर क्या देखा उन्होंने, जो क्रोमोसोम्स जो न्यूक्लियस में पाए जाते हैं, अधिकतर सेल के न्यूक्लियस में जो क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं वो वहाँ तक पहुँचे, ठीक है। तो लेकिन वहाँ तक पहुँचने के बाद but the question of what molecule was actually genetic material has not been answered। क्रोमोसोम तक पहुंचने के बाद भी कि आखिर कौन सा मॉलिक्यूल जेनेटिक मटेरियल होता है, इसका जवाब उन्हें नहीं मिल पाया। सो उन्होंने फिर क्या किया, उसके बाद एक ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल आता है, उसके बाद क्या है,
क्या हुआ था इस ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल में? एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने 1928 में, उन साइंटिस्ट का क्या नाम था? फ्रेडरिक ग्रिफिथ। क्या नाम था? फ्रेडरिक ग्रिफिथ। कब? 1928 में। उन्होंने, उनके माइंड में कुछ खुरापात सूझी, उन्होंने फिर एक्सपेरिमेंट चालू कर दिया। किस पे चालू किया? स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी। स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी क्या है? एक बैक्टीरिया है जिससे क्या, जिससे न्यूमोनिया लाइक डिजीजेस होती हैं। उन्होंने देखा, विटनेस्ड मिराक्युलस ट्रांसफॉर्मेशन इन द बैक्टीरिया, सॉरी, उन्होंने इस जो बैक्टीरिया था स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी में एक मिराक्युलस में कुछ चमत्कारी ट्रांसफॉर्मेशंस देख ली उन्होंने उसमें, और फिर उसी पे एक्सपेरिमेंट चालू कर दिया। क्या किया? ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट, जब वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, उन्होंने एक लिविंग बैक्टीरिया को ले लिया एंड हैज चेंज इन फिजिकल फॉर्म, और उसके जो फिजिकल अपीयरेंस में है कुछ एक्सपेरिमेंट द्वारा उसके फिजिकल फॉर्म में कुछ चेंजिंग्स ला दी। फिर क्या किया उन्होंने? फिर उन्होंने जो नेक्स्ट स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया थी उसको कल्चर प्लेट पे ग्रो करना शुरू की, उन्हें उसकी ग्रोथ की, और उनमें से दो तरह के बैक्टीरिया उन्होंने प्रोड्यूस किए। सम प्रोड्यूस स्मूथ शाइनी कॉलोनीज। जो बैक्टीरिया कल्चर प्लेट में जनरेट हुए उन दो तरह के थे, एक जो थे वो स्मूथ शाइनी कॉलोनी का फॉर्मेशन किए थे, मीन्स जो कॉलोनी फॉर्म हुई थी बैक्टीरिया द्वारा वो स्मूथ थी और शाइनी थी, तो उन्होंने उसे एस नाम दे दिया, और जो दूसरा था जो रफ कॉलोनी थी उसे आर नाम दे दिया। ठीक है, और इसी के बेसिस पे उन्होंने दो बैक्टीरिया को भी दो पार्ट में बांट दिया, एस स्ट्रेन बैक्टीरिया और दूसरा जो था उसे आर स्ट्रेन बैक्टीरिया का नाम दे दिया। ठीक है, फिर क्या देखा? दिस इज बिकॉज द एस स्ट्रेन बैक्टीरिया हैव ए म्यूकस पॉलीसैकेराइड कोट व्हाइल आर स्ट्रेन डज नॉट। फिर उन्होंने नोटिस किया जो एस स्ट्रेन बैक्टीरिया है उसके ऊपर एक म्यूकस की कोटिंग देखी गई है, मीन्स उसके ऊपर पॉलीसैकेराइड की कोटिंग देखने को मिली है, इसीलिए उन्होंने उसे स्मूथ और शाइनी कंडीशन में रख दिया, जो कि कोटिंग वो आर स्ट्रेन बैक्टीरिया के पास नहीं थी। फिर उन्होंने क्या किया? एक माइस को लिया। ठीक है, माइस इन्फेक्टेड विद एस स्ट्रेन वायलेंट डाई फ्रॉम निमोनिया इन्फेक्शन, बट माइस इन्फेक्टेड विद आर स्ट्रेन डू नॉट डेवलप निमोनिया। फिर उन्होंने क्या किया? जो एस स्ट्रेन वाला बैक्टीरिया था उसको किस पे इंजेक्ट कर दिया? माइस में। तो माइस क्या हुआ? डाई कर गया। क्यों डाई कर गया? क्योंकि इसके ऊपर एक पॉलीसैकेराइड की कोटिंग थी, म्यूकस की कोटिंग थी, वो वायलेंट नेचर का था। लेकिन जो आर स्ट्रेन था जब उसको उन्होंने इंजेक्ट किया, ठीक है, इंजेक्टेड टू माइस, तो माइस लाइव रहा, माइस जिंदा रहा, क्योंकि वो प्रोटीनस कोटिंग जो थी वो आर स्ट्रेन के पास नहीं थी। ठीक है, फिर क्या किया? ग्रिफिथ वाज एबल टू किल द बैक्टीरिया बाय हीटिंग में। फिर ग्रिफिथ ने जो बैक्टीरिया थे उन्हें हीट करके मार डाला। ठीक है, उन्हें जला के मार दिया। He observed that healed killed S strain bacteria injected into mice did not kill. फिर उन्होंने क्या किया? जो हीट किल्ड एस स्ट्रेन थे, हीट किल्ड एस स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया थे, उसे फिर से माइस में इंजेक्ट कर दिया, दूसरे माइस में, तो माइस नहीं मरती है, वो माइस जिंदा रहती है। और फिर क्या किया? फिर उन्होंने आर स्ट्रेन प्लस हीट किल्ड एस स्ट्रेन, मतलब हीट किल्ड एस स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया और आर स्ट्रेन दोनों को मिला के माइस में इंजेक्ट कर दिया, तो फिर क्या देखने को मिला कि माइस विल डाई, माइस मर गई, जो चूहिया थी वो मर गई। फिर उन्होंने क्या किया? फिर मोर ओवर ही रीडिस्कवर्ड लिविंग एस बैक्टीरिया फ्रॉम द डेड माइस, और फिर उन्हें जो मरी हुई माइस थी उनमें से वो एस बैक्टीरिया को वापस उन्होंने देख लिया, मीन्स वापस उसे रिकवर कर लिया। और इसी बात पे क्या कंक्लूजन दिया? ही कंक्लूडेड दैट द आर स्ट्रेन बैक्टीरिया had somehow been transformed by the heat killed S strain bacteria। उन्होंने क्या बताया कि जो R strain बैक्टीरिया थे, जब वो S strain बैक्टीरिया के कांटेक्ट में आए तो वो कुछ ट्रांसफॉर्म हो गए, उनके अंदर कुछ ट्रांसफॉर्मेशन देख हो गई और वो वायरुलेंट नेचर को शो करने लगे, मीन्स जो ट्रांसफर्ड फ्रॉम द हीट किल्ड S
फिर जो वायलेंट नेचर को शो करने लगे, और फिर उन्होंने क्या कहा, इसका मतलब कुछ ना कुछ ऐसा है जो ट्रांसफर हुआ, एस स्ट्रेन से आर स्ट्रेन में वो ट्रांसफर हुआ, एस स्ट्रेन बैक्टीरिया में से वो कुछ ऐसा चीज़ था जो आर स्ट्रेन बैक्टीरिया में ट्रांसफर हुआ और उनके ऊपर एक स्मूथ पॉलीसेकेराइड कोटिंग कर दी, और आर स्ट्रेन की बैक्टीरिया भी वायलेंट नेचर के हो गए, वायलेंट नेचर को शो करने लगे। फिर उनके दिमाग में कुछ ठनका कि नहीं, कुछ तो ऐसा है जो ट्रांसफ़र हो रहा है, और उन्हें कुछ तो ऐसा जेनेटिक मटेरियल है जो ट्रांसफ़र हुआ है, एक से दूसरे में गया है। एंड हाउ एवर द बायोकेमिकल नेचर ऑफ जेनेटिक मटेरियल वॉज नॉट डिफाइंड फ्रॉम हिज एक्सपेरिमेंट, लेकिन जो बायोकेमिकल नेचर था उस जेनेटिक मटेरियल का वो उनके एक्सपेरिमेंट द्वारा नहीं पता लगाया जा सका। मीन्स जो बायोकेमिकल नेचर था, मीन्स क्या था, वो जेनेटिक मटेरियल था क्या, वो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल से नहीं पता लगा, जो फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने दिया था 1928। फिर उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद फिर एक प्रिंसिपल आया, क्या था, बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। फिर दोबारा एक्सपेरिमेंट किया गया, फिर जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल में जो बायोकेमिकल नेचर हमें नहीं देखने को मिला था, उसी को पता लगाने के लिए एक नया प्रिंसिपल निकाला गया, इसका क्या नाम था, बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। जो ट्रांसफॉर्म प्रिंसिपल हो रहा है, जो प्रिंसिपल मीन्स जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफॉर्म हो जा रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, उसका बायोकेमिकल नेचर क्या है। फिर क्या हुआ, प्रियर टू द वर्क ऑफ ऑसवाल्ड एवरी, कॉलिन मैक्लियोड एंड मैकक्लेन एमसी-कार्टी, तीन साइंटिस्ट ने, कौन कौन से थे, ऑसवाल्ड एवरी, दूसरे थे कॉलिन मैक्लियोड, और तीसरे थे मैकक्लेन एमसी-कार्टी। 1933 से 1944 10 साल उन्होंने लगातार एक्सपेरिमेंट किए, 11 साल, और फिर क्या पाया, द जेनेटिक मटेरियल वाज थॉट टू बी ए प्रोटीन। और उन्होंने क्या सोचा, इतने एक्सपेरिमेंट 11 साल एक्सपेरिमेंट करने के बाद उन्हें क्या पता चला, उन्हें लगा कि जो जेनेटिक मटेरियल वो क्या है, वो एक प्रोटीन है। तो दे वर्क टू डिटरमाइन द बायोकेमिकल ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल इन एक्सपेरिमेंट, और फिर उन्होंने ग्रिफिथ के ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल पे वर्क किया ताकि वो जो उसका बायोकेमिकल नेचर पता चल सके। फिर क्या किया उन्होंने जो दे प्यूरिफाइड बायोकेमिकल्स, प्रोटीन, डीएनए, आरएनए एक्सेट्रा फ्रॉम हीट किल्ड एस सेल्स टू सी विच वन कुड ट्रांसफॉर्म लाइव आर सेल्स इनटू एस सेल्स। फिर उन्होंने क्या किया, उस जो एस सेल के डेड एक्स सेल से बैक्टीरिया थे, उनमें से उन्होंने कुछ बायोकेमिकल्स को निकाल लिया, जैसे कि प्रोटीन हो गया, डीएनए हो गया, आरएनए हो गया, और भी कुछ चीज़ों को ले लिया, और फिर उसको फिर उन्होंने देखना, ऑब्जर्व करना चालू किया कि कौन सा ऐसा तत्व है, कौन सा ऐसा पार्ट है, कौन सा ऐसा बायोकेमिकल है जो आरएनए आर स्ट्रेन को, आर सेल्स को एस सेल्स में बदल दे रहा है, कि क्या कर दे रहा है, ट्रांसफॉर्म लाइव आर सेल्स इनटू एस सेल्स, जो लाइव आर सेल्स को एस सेल में बदल दे रहा है। दे डिस्कवर दैट डीएनए एलोन फ्रॉम एस बैक्टीरिया कॉज आर बैक्टीरिया टू बी ट्रांसफर्ड। और फिर उन्होंने क्या देखा, उन्होंने डिस्कवर किया कि सिर्फ ऐसा एक ही मटेरियल, दैट इज द डीएनए ही ऐसा है जो एस बैक्टीरिया के आर बैक्टीरिया में चला जा रहा है, ट्रांसफर हो जा रहा है, और उससे क्या कर दे रहा है, उसको ट्रांसफॉर्म, उसको चेंज कर दे रहा है। दे ऑल्सो डिस्कवर दैट प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स, फिर उन्होंने और क्या पता लगाया, उसके साथ उन्होंने लगाया प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम, ध्यान दीजिएगा, प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स। कौन कौन से थे, जो प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम थे, उन्हें हम प्रोटीएजेस के नाम से जानते हैं, ठीक है, प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रोटीएजेस, आरएनए डाइजेस्टिव एंजाइम आरएनएजेस, एंड डिड नॉट अफेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन। उन्होंने क्या देखा कि जो प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम, जब उन्होंने उस एस के डेड सेल से उन्होंने वो सारे मटेरियल्स को रिकलेक्ट किया था, बायोकेमिकल्स को, उन्होंने उसमें पहले प्रोटीजेस डाल दिया। प्रोटीजेस क्या थे, प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम, मतलब वो प्रोटीजेस उसमें पड़ने के बाद उसमें जितनी प्रोटीन्स थी वो सब डिसॉल्व हो जाएंगी, ठीक है, तब भी कुछ फर्क नहीं पड़ा। फिर उन्होंने उसमें आरएनएजेस डाल दिया, मीन्स अगर उसमें कोई आरएनए मॉलिक्यूल है वो भी डिसॉल्व हो जाएगा, वो भी डाइजेस्ट हो जाएगा, लेकिन तब भी कोई फर्क नहीं दिखाई पड़ा। डिड नॉट अफेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ा। सो द ट्रांसफॉर्मिंग सबस्टेंस वाज नॉट प्रोटीन और आरएनए। फिर उन्हें क्या लगा
कि अब तो पता चल गया कि देखो भाई प्रोटीन और आरएनए में से दोनों में से कोई भी ऐसा सब्सटेंस नहीं है जो ट्रांसफॉर्मिंग सब्सटेंस है। मींस आरएनए और प्रोटीन ट्रांसफॉर्मिंग सब्सटेंस नहीं है, ये तो यहाँ तक उन्होंने पता लगा लिया। डाइजेशन ऑफ with DNAs did inhibit transformation, suggesting that the DNA caused the transformation। फिर उन्होंने क्या किया, डीएनए को भी डाइजेस्ट कर लिया, ठीक है, किससे किया, डीएनए से। तो फिर क्या, जब डीएनए भी उस मॉलिक्यूल बायोकेमिकल में डाल दिया कि ताकि डीएनए भी डिसॉल्व हो जाए, डाइजेस्ट हो जाए, तो क्या देखा कि फिर देखा उन्होंने कि ट्रांसफॉर्मेशन पे असर पड़ रहा है, मींस ट्रांसफॉर्मेशन पे इफेक्ट हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस क्या हो गया, अफेक्टेड हो गया उससे। एंड दे कंक्लूडेड दैट डीएनए इज द हेरिडिटरी मटेरियल बट नॉट ऑल बायोलॉजिस्ट वर कंसीव्ड। फिर उन्होंने क्या देखा, इतना एक्सपेरिमेंट करने के बाद उन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला कि भाई अब तो देखो इतना तो पता चल गया कि डीएनए ही हमारा जेनेटिक मटेरियल है। लेकिन उनके इतने मेहनत, इतनी सफलता के बाद भी सारे साइंटिस्ट, सारे बायोलॉजिस्ट उनकी इस विचार से सहमत नहीं हुए, ठीक है। इतना मेहनत, सोचो 11 साल मेहनत किए, इतना मेहनत किए, लेकिन फिर भी अब वो सफलता नहीं प्राप्त कर पाए। भाई बात तो सही है, डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, लेकिन कोई उनके पास एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं था। ये तो बस उन्होंने जस्ट खेल खेल में समझ लो कर लिया, लेकिन इसका कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ ना होने की वजह से उनकी ये जो उपलब्धि थी, मीन्स उनका जो ये कंक्लूजन था, वो सारे बायोलॉजिस्ट द्वारा नहीं माना। सो टुडे व्हाट वी डिस्कस, आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने पैकिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स के बारे में जाना कि कैसे पैक होता है। फिर उसके बाद सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल की सर्च के लिए, खोजने के लिए क्या क्या एक्सपेरिमेंट हुए, 2 तरह के एक्सपेरिमेंट। ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल हुआ जो फेडरिक ग्रिफिथ द्वारा 1928 में माइस पे किया गया, किस पे लेके, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया बैक्टीरिया को लेके किया गया। फिर उसमें जो उन्होंने बायोकेमिकल नेचर उन्हें कोई नहीं समझ पाया, तो उस बायोकेमिकल नेचर को समझने के लिए दूसरा एक्सपेरिमेंट किया गया, बायोकेमिकल फैक्टराइजेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। किसने किया, 3 साइंटिस्ट ने किया। कौन कौन से थे, ऑसवाल्ड एवेरी, कॉलिन मैक्लियोड एंड मैकलिन एमसी कार्टी, ठीक है। कितने साल में, 11 साल में किया, 1933 टू 1944, 11 साल तक एक्सपेरिमेंट किया। और फिर उन्होंने जो एस्किड बैक्टीरिया के बायोकेमिकल्स थे उनमें पहले प्रोटीएज डाल दिया ताकि सारे प्रोटीन डाइजेस्ट हो जाए, आरएनए डाल दिया ताकि सारे आरएनए जाएंगे, लेकिन देखा कि कोई ट्रांसफॉर्मेशन का इफेक्ट नहीं पड़ता। लेकिन जब डीएनए डाल दिया कि डीएनए मॉलिक्यूल भी डाइजेस्ट हो जाए, तो ट्रांसफॉर्मेशन पे असर पड़ गया। और इसी के बेसिस में उन्होंने बताया कि जो जेनेटिक मटेरियल है जो ट्रांसफर होता है वो क्या है, वो डीएनए है। लेकिन वो सारे साइंटिस्ट द्वारा नहीं माना गया कि